अच्छा जी, आज मैंने ये डिसाइड किया है कि स्टूडेंट्स के साथ आज थोड़ी सी डायलॉग किया जाए और उनके मसाइल के बारे में पूछा जाए, चाहे वो एजुकेशनल हों या फिर सोशल हों या फिर कोई घरेलू मामलात हों जिनमें आप परेशान हो सकते हैं, आपको कोई आपके माइंड में क्वेश्चंस रेज होते हैं, उनके सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स आपको नहीं मिलते। तो मेरी कोशिश है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स जो हैं वो जहाँ तक मैं दे सकूँगा इंशाल्लाह ताला आंसर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? A major subject, like which subject will help us more for future life? हाँ, ये देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को ये मसला होता है कि वो फ्यूचर के लिए क्या डिसाइड करें। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पे इसके लिए काउंसलिंग भी मौजूद है, इसके लिए इवन साइकेट्रिस्ट के साथ भी रब्ता किया जाता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में आप साइकेट्रिस्ट के पास तब जाते हैं जब आपको कोई बीमारी लग चुकी होती है, नफ्सियाती बीमारी जिसे आप कहते हैं। लेकिन बाहर के मुल्कों में ऐसे नहीं होता। वो इवन बच्चे के कैरियर को चूज़ करने के लिए भी साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। तो हर शख्स का एक मेंटल लेवल होता है अपना, और उसकी अपनी एक एबिलिटी होती है, एक कैपेबिलिटी होती है। उसको परखते हुए आपने अपने सब्जेक्ट की या अपने प्रोफेशन की सिलेक्शन करनी होती है। वो हर किसी का डिफरेंट हो सकता है। और मैं आपको एक और बात भी यहाँ पे बताता चलूँ कि आप जो मर्ज़ी सब्जेक्ट रखें, लेकिन जहन में एक बात बिठा लीजिए कि आप उसकी पीक पर पहुँचें। मतलब आपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया जी, आप आर्ट्स में आ गए। बहुत सारे लोग आपको इस पे कहते हैं कि नहीं जी, आपने आर्ट्स क्यों पढ़नी है, आर्ट्स में तो कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप FA भी अगर कर रहे हैं, उसके बाद आप बैचलर में चले गए, आपका अगर टारगेट PhD है तो आप कभी मार नहीं खाएंगे। समझ रहे हैं ना बात? तो आप PhD तक पहुँचने तक जो भी आप करेंगे वो आपकी स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, और स्पेशलाइजेशन के लिए स्पेस आपकी सोसाइटी में मौजूद है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन खुद से पूछ के करें, दूसरों से मशवरा आप ज़रूर करें, लेकिन एंड पे आपने वही करना है जो आपका माइंड कहता है, जिस चीज़ में आपका माइंड चलता है। बहुत सारे लोगों को मैथमेटिक्स बहुत इजी लगता है तो वो उस फील्ड में चले जाएं। कुछ लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो अच्छी लगती होगी तो वो अपना उस फील्ड में चले जाएं। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं जी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो उन्हें जो अच्छा लगता है, कुछ स्पोर्ट्समैन भी बन जाते हैं, तो वो उस फील्ड में जाएं। लेकिन नेसेसरीली जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो बेसिक स्टडी है, वो अपनी मुकम्मल करें, लेकिन अपने प्रोफेशन को एज अ स्पोर्ट्समैन चूज़ कर लें, नो इशू। और फिर इसके लिए एक प्रॉपर टाइम होता है, ये भी याद रखें। ये नहीं है कि आप जनाब अब FA में, इंटरमीडिएट में पहुंच गए हैं तो अब आप डिसाइड करें कि आपने क्या करना है। असल में आपने मैट्रिकुलेशन में अपनी कोई भी सिमत जो है वो बनानी थी, और उसके मुताबिक फिर आपने आगे अपने कैरियर को लेके जाना था। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना ही अक्लमंदी होता है। मशवरा आप अपने उस्तादों से कर सकते हैं, अपने वालिदैन से कर सकते हैं। मशवरा करने के बाद फिर ख़ुद से एक दफ़ा बैठें और सोचें कि मैं किस चीज़ में ज़्यादा शार्प हो सकता हूँ, हो सकती हूँ। क्योंकि जितना आप अपने आप को किसी चीज़ में शार्प समझेंगे, आपका इंटरेस्ट भी उतना ज़्यादा होगा और एंड पे रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। होप आपको आपका आंसर मिल गया। जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दो स्टूडेंट हैं, एक डे 1 से मेहनत कर रहा है, दूसरा जो स्टूडेंट है वो डे 1 से मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करता है कि मैं मेहनत करूँगा। तो वो जो दूसरा स्टूडेंट है वो अपने आप को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करना चाहता है। वो उसके साथ उतनी ही मेहनत करता है कि जितना वो पहले वाला कर रहा है, पहली मेहनत कर रहा है। लेकिन एक सर ही आपको या एक टीचर ही आपको कह दे कि आप इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, या आप इसके साथ कंपेयर ही ना करो, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि आप दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, और टीचर का क्या रोल है कि उसे एक स्टूडेंट को ऐसा कहना चाहिए कि आप दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो? देखिए, ये इसको कहते हैं बाइजनेस। समटाइम कुछ टीचर्स ऐसे करते हैं कि ये स्टूडेंट उनका फेवरेट हो गया, या वो स्टूडेंट जो है वो उसके अगेंस्ट में चले गए। रोल दोनों का ही है, ये बात याद रखिएगा, रोल दोनों का ही है। टीचर को कभी बाइस नहीं होना चाहिए।
उसके लिए क्लास में जितने लोग मौजूद हैं वो इक्वल है, बल्कि उसकी तवज्जो उन बच्चों पे ज़्यादा हो जो सीरियस नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी सीरियस हैं वो तो पिक करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, रिजल्ट भी देंगे, और जो सीरियस स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। अगर आपको मज़ीद आप उनको इग्नोर करेंगे तो वो बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे नॉन सीरियस हैं उनको थोड़ी ज़्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए, लेकिन स्टूडेंट का यहाँ पे क्या रोल बनता है वो इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर ना करें। यहाँ क्लास में आपका कंपटीशन होता है एक दूसरे के साथ। वो जो एक महीना बाद मेहनत करना उसने शुरू की, क्यों? जब डे 1 से आपको लेक्चर मिल रहा था, क्लास मिल रही थी, सारा कुछ हो रहा था, तो आपने एक महीना वेट किस चीज़ का करना था? एक महीने बाद स्ट्रगल क्यों शुरू करनी थी? और दूसरी आपकी बात का ये मतलब निकलता है डिमोटिवेशन करना। आप समझते हैं कि टीचर समटाइम आपसे कहते हैं नहीं तुम तो ये कर ही नहीं सकते, ठीक है? उसके पीछे भी टीचर की 2 रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो चलो जो आपने समझ लिया कि जी टीचर ने मुझे डिमोटिवेट किया है, मुझे समझा ही नहीं है, तो भाई मैंने तो आज से पढ़ना ही बंद कर दिया। लेकिन कभी कभार टीचर आपको ताना इसलिए भी मारता है कि आप सीरियस ले जाएं और चैलेंजिंग बन जाएं टीचर को करके दिखाने के लिए। यानी टीचर ये सोचता है कि मैं इसको ताना मारूंगा ना ये कि तुम नहीं कर सकते, तो ये बच्चा इसको सीरियस लेगा और फिर मुझे ये करके दिखाएगा। तो अल्टीमेटली उसके माइंड में क्या है? बच्चे की भलाई। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे खुद पर लेते हैं। आप इसको डिमोटिवेशन के तौर पे लेते हैं, डेफिनेटली आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। अगर आप इसको एक चैलेंज समझ लेते हैं अपने लिए, तो मैं समझता हूँ फिर आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, टीचर का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को अपनी समझ को ठीक करने की ज़रूरत है। यानी टीचर भी अपना पॉजिटिव रोल प्ले करे। वो जो पहली बात मैंने की है कि वो इम्तियाजी सलूक ना करें, यानी कुछ स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है और कुछ के साथ नहीं है, ऐसा तो किसी टीचर को नहीं करना चाहिए। क्लास उसके लिए इक्वल होनी चाहिए। बल्कि मैंने ये कहा है कि जो नॉन सीरियस और वीक स्टूडेंट हैं उन पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके उनको भी रेज करके अच्छे स्टूडेंट के लेवल पे लाना ही टीचर की असल जिम्मेदारी है। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो जहानत होती है ये विरासत में मिलती है या अपने दिमाग को ज़हीन बनाना पड़ता है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि डिफरेंस कहीं ना कहीं होता है स्टूडेंट्स में, और ये अल्लाह ताला की देन है। कुछ लोग यूँ होता है कि कुछ लोग एक दफ़ा किसी तहरीर को पढ़ते हैं उनको याद रह जाती है, कुछ लोगों को वो बार बार पढ़ने से भी याद नहीं होती। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना रिज़ल्ट आने की एंड पे दोनों का रिज़ल्ट सेम हो सकता है। यानी आप उस वीकनेस को अपनी परमानेंट वीकनेस ना बनाएं। सिर्फ ये होगा कि वो जो जिसको बार बार पढ़ने से याद होता है, समझ रहे हैं ना बात, वो अपना वक्त बढ़ा दे, वो अपने टाइम को ज़्यादा कर दे। और जाहिर है एक बंदे ने 10 मिनट में एक चीज़ को याद किया, एक स्टूडेंट ने, दूसरे ने उसको 20 मिनट में याद किया। एंड रिजल्ट क्या है? दोनों को याद है। एंड रिजल्ट ये है कि दोनों को याद है। वो अपनी मेहनत बढ़ा दे बजाय इसके कि इसका रोना रोए कि मुझे तो जल्दी याद नहीं होता। बाकी ये बात है, दुरुस्त है कि कुछ लोगों को बाई बर्थ अल्लाह ताला ने जहानत दी होती है, उनको जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं। एक छोटी सी बात इसमें इंक्लूड और करना चाहूँगा, जो वॉन्डरिंग माइंड होते हैं ना, वॉन्डरिंग माइंड का मतलब ये है आपका इस वक्त काम है कि आपने यहाँ पे पढ़ाई करनी है, बाकी सारे मामलात आपके घर वालों के सुपुर्द हैं। फ़िलहाल भाई हांडी रोटी क्या करनी है, घर का किराया किस तरह से देना है, किचन कैसे चलाना है, वॉटेवर, आपके खराजात कैसे पूरे करने हैं, ये सारे की सारी जो जिम्मेदारी आपके घर वालों पे है। अगर आप अपने माइंड को फोकस कर लेंगे, फोकस बना लेंगे अपनी स्टडी के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि आपकी जहानत थोड़ी बहुत बढ़ भी जाएगी फोकस से। अगर आपको 5 दफ़ा पढ़ने से कोई चीज़ याद हो रही है तो फोकस कर लेने से मे भी 3 दफ़ा पढ़ने से याद हो जाए या 2 दफ़ा पढ़ने से याद हो जाए। तो वो वॉन्डरिंग माइंड आपका नहीं हो। वॉन्डरिंग का मतलब क्या है कि आप इधर उधर की सोच लेकर बैठे रहते हो, स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते। हालांकि इस वक्त आपका जो मेन टारगेट है वो अपनी स्टडी है, और स्टडी में इम्तियाजी पोजीशन लेना है, यानी कि हाईएस्ट मार्क्स लेना है ताकि आप अपने फ्यूचर को बेहतर कर सकें।
होप आपको आंसर मिल गया इसका। जी कोई और? सर एक स्टूडेंट सारी रात टेस्ट या पेपर प्रिपेयर करता है, बट जब वो एग्ज़ाम का टाइम होता है तो पेपर दे के भी या टेंशन के साथ वो ब्लैंक हो जाता है। सर इसका देखिए क्या करें स्टूडेंट? ये भी एक कॉमन बीमारी है स्टूडेंट्स में, बीमारी कह लीजिए या एक डेफिशिएंसी कह लीजिए। देखिए इसको कहते हैं एग्जामिनेशन फोबिया। लोगों को बहुत सारे फोबियाज हो सकते हैं साइकोलॉजी की टर्म में। कई लोगों को हाइट का फोबिया होता है, वो ऊपर जाते हैं और नीचे देखते हैं उनको लगता है वो गिर जाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों को किसी चीज़ का फोबिया है। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन फोबिया होता है, और अब है क्या, वो इसका प्रेशर ले जाते हैं और एक्स्ट्रा प्रेशर ले जाते हैं, और फिर जो उन्होंने पढ़ा होता है वो उनको एंड पे भूल जाता है। तो इसके लिए मैं ये आपको मशवरा देना चाहूँगा कि एक तो अपने माइंड को रिलैक्स रखें जितना हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा घर वालों को भी मैं कहना चाहूँगा, जो पेरेंट्स आपके बहन भाई हैं, बेसिकली प्रेशर आता क्यों है, क्योंकि आपके फादर ने कह रखा है इतने नंबर ना आए तो फिर बताऊँगा, या फिर आपके भाई ने ये कहा या बहन ने ये कहा है, या कुछ भी कहीं से भी, वो आपने उस बात को ज़्यादा सीरियस ले लिया है। अब आपने अपना वर्क तो किया है, सारा कुछ किया है, लेकिन आपका माइंड उधर ही लगा हुआ, अगर कहीं मैं फेल हो गया या हो गई तो। अब वो जो अगर मैं फेल हो गया तो वाली बात है, ये काम ख़राब कर देती है। यानी कि आप सोचते ही रह जाते हो कि मैं अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करूँगा तो फिर क्या बनेगा, फिर अब्बू की डांट है, अम्मी की झिड़कें हैं, भाई भी डांटेंगे, मेरी बेइज्जती होगी, मेरे फेलोज़ में मेरी बेइज्जती होगी। तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। वो प्रेशर जब आप ले जाते हो तो आप ब्लैंक हो जाते हो। लेकिन ये सिर्फ एक रीज़न है, कईयों को और भी रीज़न्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आपकी याद करने की कुव्वत ज़रा कम है, तो आप उसको जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको अपने मेंटालिटी के हिसाब से, अगर आपको लिख के ज़्यादा अच्छा याद होता है तो लिख के याद करें, मतलब याद करके लिख लिया आपने, ठीक है। अगर आपको किसी को सुनाने से वो चीज़ ज़्यादा देर याद रहती है तो फिर किसी को सुना के देखें, ताकि आपकी वो जो वीकनेस हो कहीं ना कहीं से निकल जाए। समझ आ गई ना बात? तो आपका वो जब वो वीकनेस निकलेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। हाँ, चूँकि हम एक मुस्लिम कंट्री में हैं, हमें एक और काम करना चाहिए, वो मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। मैं इसको खुद पे प्रैक्टिस करता रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता रहा है। तो एक छोटी सी दुआ है, अगर आप वो पढ़ते जाएं, 3 दफ़ा पढ़ लें पेपर शुरू होने से पहले, टेस्ट शुरू करने से पहले, या इवन गुफ्तगू करने से पहले, तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करता है, हमारे दिमाग और दिल और ज़ुबान की गिरों को खोल देता है। वो पहले मैं दुआ आपको सुना देता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये छोटी सी दुआ है, ये आप याद कर लें, मेमोराइज़ कर लें। आपने कोई काम करना है 3 दफ़ा पढ़ लें, यानी कि आप 3 दफ़ा पढ़ के खुद पे फूंक मार लें या बस पढ़ लें, तो अल्लाह ताला मेहरबानी ये करेगा कि जो आपने पढ़ रखा है पहले से वो आपको जल्दी याद हो जाएगा, या उसी वक्त आपके माइंड में आ जाएगा। लेकिन यहाँ ये बात क्लियर करना ज़रूरी है कि आपने पढ़ा लिखा कुछ नहीं है और कह दिया जी सर ने कहा था ये दुआ पढ़ लें तो सारा कुछ याद हो जाएगा, तो फिर दुआ ने कुछ नहीं करना। समझ रहे हैं ना? दुआ तब कुछ करेगी, पहले आपने पीछे प्रेपरेशन की है। ये छोटी सी वीकनेस है कि आपको भूल जाता है। समझ रहे हैं ना? अपने हिस्से का काम किए बगैर सिर्फ दुआ पर यकीन रखना हमाकत है, ठीक है। और अपने हिस्से का काम करके इस पर गरूर करना और फिर दुआ ना करना बेवकूफ़ी है। तो इससे हमें पता क्या चला कि हमने अपने हिस्से का काम भी करना है और अल्लाह से दुआ भी करनी है कि वो इसमें बरकत भी डाले और इसका सिला भी आपको दे। तो इंशाल्लाह फिर आपको इससे फ़ायदा पहुंचेगा। यानी कि ना आपने तकब्बुर करना है, मेहनत करें और दुआ ना करें, ये भी नहीं अच्छी बात, मेहनत ना करें और सिर्फ दुआ करें, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो दोनों चीज़ों को आपने देखना है। जी कोई और?
सर एक स्टूडेंट है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी वीक है, साथ में वो पढ़ भी रहा है और पार्ट टाइम वो जॉब भी कर रहा है। क्या आप अपनी स्टडी और अपनी जॉब को लेकर वो साथ चल सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, एक टॉपर स्टूडेंट बन सकता है? देखें, डेडिकेशन के ऊपर ये बात आ जाएगी। अभी भी हमारे पास मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आंसर करने में कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि एक बच्चा रिक्शा चलाता था और साथ में अपनी स्टडी कर रहा था। उसने लाहौर बोर्ड में टॉप किया, ख़बर भी आई, लोगों ने हौसला अफजाई भी की, सारा कुछ हुआ। एक बच्चा तंदूर पर नान लगाता था, उसने भी अपनी मेहनत साथ जारी रखी और उसने भी लाहौर बोर्ड में टॉप किया। ये दोनों लाहौर बोर्ड के केसेस हैं और ये पास्ट में हो चुके हैं। तो ये प्रूव करते हैं कि आप लर्निंग एंड अर्निंग अगर मजबूरी में करनी पड़ रही है, उनको इकट्ठे चला सकते हैं। डेफिनेटली इट विल नॉट बी ईजी, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा क्वेश्चन रेज करता हूं उन स्टूडेंट से जिनको फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है, उनको कोई रिक्शा नहीं चलाना पड़ रहा, उनके पेरेंट्स उनके अखराजात को पूरा कर रहे हैं और वो फिर भी मर के या तो पास होते हैं या यही 50-60% नंबर लेते हैं। क्यों? ये रिक्शे वाले ने उनके लिए सवालिया निशान लगा दिया है, तंदूर वाले ने उनके लिए सवालिया निशान लगा दिया है कि मैं ये करके B नंबर ले रहा हूँ और आप जनाब AC चला के भी बैठते हैं, गाड़ी आपको छोड़ जाती है, गाड़ी ले जाती है। ये सारा कुछ होने के बाद आपको बेहतरीन क्लासरूम्स मिले हुए हैं, अच्छे टीचर्स मिले हुए हैं, हर तरह की फैसिलिटी मिली हुई है। आपकी मुंह से बात बाद में निकलती है, पेरेंट्स पहले पूरी कर देते हैं, तो नंबर किधर है? मार्क्स क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि आपको उसकी पेन नहीं है। आप वो कहते हैं ना, मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होना, आपको बाई बर्थ प्रॉब्लम आई नहीं है। वो बच्चे क्यों टॉप कर गए? उनके पीछे थोड़ी सी मजबूरी ये भी थी कि उनका एक एम बन चुका था कि मैंने खुद भी स्टैंड होना है, मैंने अपनी फैमिली को भी स्टैंड करना है। इसलिए पेरेंट्स की फिर से यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है, इवन टीचर्स की भी, कि वो बच्चों को समझाएं कि वो जो अब तक अय्याशी कर रहे हैं वो पेरेंट्स के सर पे है। ये कुछ ही सालों के बाद क्या होगा? खुद करना पड़ेगा, और जब खुद करना पड़ेगा तो फिर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर करेगा। एजुकेशनल बैकग्राउंड किस तरह से मैटर करेगा? अब दौड़ है नंबरों की, आपके नंबर ही नहीं है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, कोई आपको जॉब ऑफर नहीं करेगा। फिर क्या करेंगे? फिर सिवाय पछताने के और कुछ नहीं मिलेगा। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐश दौरान दिखाता नहीं। तो फिर ये होगा, फिर आप कहेंगे कि आप वापस स्कूल में चले जाएं, मैं दोबारा सीरियस होकर पढ़ूंगा, वापस कॉलेज में आ जाएं, अब मैं सीरियस हो जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा, फिर वक्त हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अभी वक्त है कि ख़ुद को आप रेस करें। आप उन स्टूडेंट्स में मुझे नहीं लगता शामिल हैं जो बेचारे लर्निंग और अर्निंग कर रहे हैं, और अगर हैं भी तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि इसको अपनी कमज़ोरी ना बनाएं। अल्लाह ताला आज़माता है इंसान को, किसी को ज़्यादा दे के, किसी को थोड़ा दे के। तो अगर किसी को थोड़ा मिला हुआ है तो वो इसको अपनी कमज़ोरी जाहिर ना करे। वो जी देखो जी मुझे तो मिला ही नहीं है। अल्लाह ताला अगर आपको हाथ पाँव आपके सलामत रखे हैं, आप कमा सकते हैं और मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, और मेहनत मजदूरी करने में कोई हर्ज नहीं। अगर कोई रिक्शा भी चला रहा है, नो मैटर, नो प्रॉब्लम, उसको डिग्रेड ना किया जाए, उसके काम को अप्रिशिएट किया जाए, सारे लोग उसके काम को अप्रिशिएट करें, और वो मासूम ना बने। क्योंकि वो अगर ऐसे फील करता जाएगा ना कि ये मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, तो वो ये करने पे मजबूर हो जाएगा किसी दिन, यानी कि भिखारी बन जाएगा। तो ऐसे लोगों को कभी भी मजलूम बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनका रोटी पानी चल रहा है, ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है, वो इनको बदल सकते हैं। कहा जाता है, कहावत है, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो आपका कोई फॉल्ट नहीं है, और अगर आप गरीब मर गए हैं तो आप ही का फॉल्ट है। आपने किया कुछ नहीं, अपनी तकदीर को बदलने के लिए किया ही कुछ नहीं। तो होप आपको आंसर मिल गया। आज इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह आपको फिर मौका मैं दूंगा कि आप अपने क्वेश्चंस जो भी आपकी स्टडी से रिलेटेड हों और आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड हों,
मुझसे जो बन पड़ेगा मैं इंशाल्लाह आपको बेहतर काउंसल करने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।